हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। एक ऐसा एग्ज़ाम जहां से आप डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं और सैलरी बहुत अच्छा खासा कमा सकते हैं। मैं बात कर रहा हूं एमसीआरई 2026 की, जो अभी आने वाली है। अगर आप सोच रहे हो कि मैंने तो कभी ये एग्ज़ाम सुना ही नहीं, तो एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम है। ये एग्ज़ाम इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम है। यह कंपटीशन एसएससी या बैंकिंग से कम है, लेकिन सैलरी और पर्क्स ऑलमोस्ट उतने ही हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कौन सी पोस्ट है, एलिजिबिलिटी क्या है, सैलरी कितनी मिलेगी, एक्सपेक्टेड वैकेंसी कितनी होने वाली है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होने वाला है और सबसे इम्पोर्टेंट एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट क्या होने वाला है। तो वीडियो को इन तक देखो, क्योंकि लास्ट में मैं बताऊंगा कि कौन सी पोस्ट सबसे इजी है क्रैक करना, और आपको एक सीक्रेट टिप दूंगा जो 90% एस्पिरेंट्स इग्नोर करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पेशली हेल्थ सेक्टर, एडमिनिस्ट्रेशन या नॉन टेक्निकल जॉब्स, तो ये वीडियो आपके लिए है। एमसीआरई आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। सबसे पहले समझते हैं कि एमसीआरई क्या है। एमसीआरई का फुल फॉर्म है कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन। इसको कंडक्ट कराता है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जो कि इंडिया का नंबर 1 मेडिकल इंस्टीट्यूट है। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर की पोस्ट नहीं, ये नॉन फैकल्टी पोस्ट के लिए होता है। एमसीआरई के थ्रू ग्रुप बी और ग्रुप सी के नॉन फैकल्टी पोस्ट भरे जाते हैं अक्रॉस इंडिया, जैसे एम्स दिल्ली, पटना, भोपाल, ऋषिकेश और बहुत सारे न्यू एम्स भी इसमें कवर होते हैं। तो लोकेशन वाइज भी आपको बहुत ऑप्शन मिलते हैं। और सिलेक्शन प्रोसेस काफ़ी सिंपल है। पहले एक सीबीटी एग्ज़ाम होता है और कुछ स्पेसिफिक पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट होता है। कोई इंटरव्यू नहीं होता है, सिंपल, ट्रांसपेरेंट और फास्ट होता है। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट की, कौन सी पोस्ट आती है और वैकेंसीज क्या रहने वाली है। एमसीआरई में मल्टीपल पोस्ट आती है और हर लेवल के स्टूडेंट्स के लिए पोस्ट है, 10th पास से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट तक। तो पहला पोस्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। अगर आप ग्रेजुएट हैं, लीडरशिप स्किल्स है, तो ये टॉप लेवल पोस्ट है। सैलरी सबसे ज़्यादा है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सबसे ज़्यादा रहने वाला है। उसके बाद आता है असिस्टेंट, एलडीसी, यूडीसी। यही वो क्लासिक गवर्नमेंट ऑफिस पोस्ट है जो स्टेबल है, रिस्पेक्टफुल है, और आपको टैक्स जॉब पसंद है तो ये बेस्ट ऑप्शन है। फिर आता है फार्मासिस्ट। फार्मा बैकग्राउंड वालों के लिए एम्स की फार्मेसी में जॉब बहुत प्रेस्टिजियस पोस्ट है। लैब टेक्नीशियन, ये साइंस ग्रेजुएट या डिप्लोमा होल्डर्स के लिए है। फिर आता है नर्सिंग ऑफिसर। ये बीएससी नर्सिंग या जेएनएम वालों के लिए होता है। ये एक डेडिकेटेड और हाई डिमांड पोस्ट है, लेकिन इसका एग्ज़ाम पैटर्न थोड़ा अलग होता है। फिर आता है एमटीएस, मल्टीटास्किंग स्टाफ। 10th पास के लिए एंट्री लेवल, लेकिन एंट्री लेवल की सैलरी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से बहुत अच्छी है। आपके लिए बेस्ट स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है अगर आप भी अभी से शुरू कर रहे हो तो। फिर आता है स्टेनोग्राफर। अगर आपकी टाइपिंग और शॉर्ट हैंड अच्छी है तो ये पोस्ट आपके लिए है, स्किल बेस्ड और सेलेक्टिव है। फिर आता है जूनियर इंजीनियर। इसमें अलग अलग तरह के इंजीनियर्स के लिए पोस्ट होता है, जैसे कि सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, और एम्स कैंपस के लिए डेवलपमेंट और मेंटेनेंस की जिम्मेदारी रहती है इन पर। और इसके अलावा और भी बहुत सारे पोस्ट होते हैं, वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने के बाद मैं इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। आप देख सकते हो कि हर फील्ड, हर एजुकेशनल बैकग्राउंड के लिए कुछ ना कुछ है। प्रीवियस रिक्रूटमेंट में हज़ारों प्लस वैकेंसीज थी। अब कुछ सोर्सेस के अकॉर्डिंग 2026 में बहुत ज़्यादा वैकेंसी, बम्पर वैकेंसीज आने वाली है, और ये नंबर इंक्रीज़ हो सकता है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि एम्स जो है एक्सपेंड हो रहा है इंडिया में। अब एलिजिबिलिटी क्या है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसके लिए ध्यान से सुनिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पोस्ट के हिसाब से डिसाइड होती है। तो अगर आप 10th पास हो तो आप एमटीएस के लिए एलिजिबल हो, 12th पास हो तो लैब टेक्नीशियन या कुछ पैरामेडिकल पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, ग्रेजुएट हो तो असिस्टेंट, यूडीसी, एलडीसी, फार्मेसिस्ट जैसे पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। अगर एज लिमिट की बात करें तो जनरली 18 से लेकर 30 साल की होती है। कुछ पोस्ट जैसे असिस्टेंट, यूडीसी के लिए 18 से 35 साल भी होता है। और एससी, एसटी, ओबीसी कैंडिडेट्स को सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से रिलैक्सेशन भी मिलता है, जो कि बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो अगर आप 32 से 33 साल के हो और ओबीसी कैटेगरी में हो तो आप भी अभी बहुत सारी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं सबसे एक्साइटिंग पार्ट की, सैलरी। और इस बार एक स्पेशल अपडेट है। जैसा कि आपको पता है, मैं बात कर रहा हूँ 8 पे कमीशन की। देखो, अभी सैलरीज 7th पे कमीशन के अंडर चल रही है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने 8th पे कमीशन के फॉर्मेशन को अप्रूव कर दिया है।
तो एक्सपेक्टेड है कि इस ईयर से ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा। इसका मतलब जो सैलरी मैं अभी बताऊंगा वो 8 पे कमीशन आने के बाद और भी बढ़ जाएगा। चलिए पहले देखते हैं कि करेंट 7 पे कमीशन के अंडर क्या सैलरी स्ट्रक्चर है। लेवल 1 एंड 2 इनके लिए 30,000 से लेकर 35,000 तक होता है। उसके बाद लेवल 4, 5, 6 जिसमें कि यूडीसी, फार्मासिस्ट, टेक्नीशियन आते हैं, इनका जो है सैलरी अराउंड 45,000 से लेकर 60,000 तक होता है। नेक्स्ट आता है लेवल 7 एंड 8, इनका इन हैंड सैलरी अराउंड 70,000 से लेकर 1 लाख प्लस तक जाता है। 8 पे कमीशन लगने के बाद एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग बेसिक पे में 25 to 30% तक का इंक्रीज हो सकता है। तो अप्रॉक्सीमेट जो फिगर होने वाला है वो लेवल 1 और 2 के लिए वो 40,000 से 45,000 तक जाएगा और लेवल 4, 5, 6 के लिए 60,000 से लेकर 75,000 तक चला जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है लेवल 7 और 8, 90,000 से तो स्टार्ट ही होगा। उसके बाद ये 90,000 से स्टार्ट होकर 1,30,000 तक जाएगा। और साथ में सैलरी के साथ साथ पर्क्स तो हैं ही। क्या क्या पर्क्स होता है? डियरनेस अलाउंस जो इन्फ्लेशन के साथ बढ़ता है। फिर आता है हाउस रेंट अलाउंस, अगर आप रेंट पर रहते हो तो अलग से मिलता है। फिर मेडिकल बेनिफिट्स मिलता है। एम्स के हॉस्पिटल में आप और आपके फैमिली के लिए फ्री मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलता है। फिर पेंशन आता है, एनपीएस जो रिटायरमेंट के बाद फाइनेंशियल सिक्योरिटी देता है। फिर जॉब सिक्योरिटी, एक बार जॉब लग गई तो लाइफ सेट है, कोई टेंशन ही नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये परमानेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है। एम्स का टैग है जो फ्यूचर में आपके लिए और भी अपॉर्चुनिटीज़ ओपन करता है। तो अगर आप अभी सेलेक्ट होते हो तो 8 पे कमीशन का फुल बेनिफिट आपको डायरेक्टली मिलने वाला है। चलिए अब बात करते हैं कि 2026 में क्या एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। 2025 में अप्रॉक्स 1300 वैकेंसीज आई थी, यहाँ तक कि कुछ साइकिल्स में 3000 वैकेंसीज भी आई हैं। सोर्सेस के अकॉर्डिंग 2026 में 1400 प्लस वैकेंसीज एक्सपेक्टेड है, लेकिन मैं आपको रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन देता हूँ। अगर 1500 to 2000 वैकेंसीज भी आई तो भी ये बहुत बड़ा नंबर है, क्योंकि कंपटीशन एसएससी जैसे एग्ज़ाम से कम रहता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट, एग्ज़ाम कब होगा? ऑफिशियल डेट अभी अनाउंस नहीं हुई है दोस्तों, लेकिन मैं आपको एक्सपेक्टेड टाइमलाइन बता रहा हूँ। ये प्योरली मेरी एनालिसिस है पिछले पैटर्न्स के बेसिस पर। तो नोटिफिकेशन जो है मुझे लगता है वो अप्रैल में आने वाली है। एप्लीकेशन फॉर्म मई में भरा जाएगा और एग्ज़ाम जो है वो अराउंड जून से लेकर अगस्त के बीच में हो जाएगा और रिजल्ट जो है नेक्स्ट मंथ में आ ही जाता है। तो आपके पास अभी से प्रिपरेशन शुरू करने के लिए काफ़ी टाइम है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न और स्ट्रेटजी। तो एग्ज़ाम पैटर्न सिंपल है। सबसे पहले आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना होगा जिसमें कि 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहते हैं 400 मार्क्स के। डेट मीन्स ईच क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स। फिर उसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, 1/4 मार्क्स कट होता है और टाइम जो रहता है वो 90 मिनट्स का आपको मिलेगा। सब्जेक्ट्स जो है, जो आपका सीबीटी एग्ज़ाम होगा उसमें जनरल अवेयरनेस होता है, रीजनिंग होती है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होती है और पोस्ट स्पेसिफिक सब्जेक्ट से पूछा जाता है। जैसे कि आपने फॉर एग्जांपल आपने फार्मासिस्ट के लिए अप्लाई किया है तो आपके लिए पोस्ट स्पेसिफिक सब्जेक्ट जो रहेगा वो फार्मेसी सब्जेक्ट रहेगा, टेक्नीशियन के लिए टेक्निकल रहेगा, उसके बाद नर्सिंग के लिए नर्सिंग रहेगा। अब स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? अगर आप पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे आपको पैटर्न पता चलेगा और रिपीटेड टॉपिक्स का आइडिया हो जाएगा। उसके बाद स्टैटिक प्लस सब्जेक्ट फोकस करो, जैसे कि जनरल अवेयरनेस में स्टैटिक, जीके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स पे फोकस करो और पोस्ट स्पेसिफिक सब्जेक्ट अगर है तो उस पर स्ट्रॉन्ग बन जाओ, क्योंकि यही आपका रिजल्ट डिसाइड करेगा। और टाइम मैनेजमेंट, 90 मिनट्स में 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो ताकि आप 60 to 70 क्वेश्चंस एक्यूरेसी के साथ सॉल्व कर पाओ। इजी पोस्ट टारगेट, अगर आप अभी से स्टार्ट कर रहे हो तो एमटीएस, क्लर्क, यूडीसी जैसे पोस्ट पे फोकस करो। कंपटीशन कम है और सिलेक्शन चांसेस ज़्यादा है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, एमसीआरई एक अंडररेटेड एग्ज़ाम है। देखो, लाखों स्टूडेंट एसएससी, सीजीएल और सीएचएसएल के पीछे भागते हैं, वहाँ कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन एमसीआरई यहाँ एस्पिरेंट्स की संख्या कंपैरेटिवली बहुत कम है और सैलरी ऑलमोस्ट सेम है। तो स्मार्ट स्टूडेंट्स इसी टाइप के एग्जाम्स को टारगेट करते हैं। थोड़ा सा भी फोकस्ड हो और 3-4 महीने कंसिस्टेंट पढ़ लो तो सिलेक्शन बहुत क्लोज है। यहाँ रैंक लाना एसएससी से थोड़ा इजी है क्योंकि कंपटीशन कम है।
तो दोस्तों ये था AIMCRE 2026 का कंप्लीट गाइड। उम्मीद है कि अब आपको क्लियर आइडिया हो गया होगा कि ये एग्ज़ाम क्या है, आप एलिजिबल हो या नहीं और कैसे प्रिपेयर करना है। अगर आप चाहते हो कि मैं AIMCRE के लिए फुल स्ट्रेटजी प्लस बुक लिस्ट प्लस PYQ एनालिसिस वीडियो बनाऊं तो कमेंट करो एम्स। अगर 500 प्लस कमेंट आ गए तो मैं डिटेल स्ट्रेटजी वीडियो बनाऊंगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ सिर्फ सीरियस एस्पिरेंट्स आते हैं जो एवरेज से हट कर सोचते हैं। और हाँ, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा देना ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिले। अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखो और हाँ, अपना ख्याल रखना। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। थैंक यू।